हे हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या कक्ष। भाई मेरा नाम है तुषार। आज हम जियोग्राफी के चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, हम प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में हम सबको पता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है। प्राइमरी एक्टिविटीज हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग और जो हमारा फिशिंग होती है सब कुछ हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। और भाई ये चैप्टर हमारा आधा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो भाई अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नोट्स का इंस्टाग्राम पर भी नोट्स अपलोड है और टेलीग्राम ग्रुप पर भी नोट्स अपलोड है। ठीक है, आप वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो आप इंस्टाग्राम से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम अपना प्राइमरी एक्टिविटीज वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इसमें पॉइंट है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग होता है क्या भाई? अगर डेयरी फार्मिंग आ गई तो भाई हम सबको पता है मिल्क से मतलब हो गया। ठीक है, डेयरी फार्मिंग में हमारे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? गाय, काऊ, बफेलोस, ठीक है, गोट्स है, बकरी, ये होते हैं हमारी डेयरी फार्मिंग में। हम अपना डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स। ठीक है, तो डेयरी फार्मिंग होती है बहुत ज्यादा एडवांस और एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग होती है मिल्क एनिमल्स की, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनकी। ठीक है, ये भाई ऐसे नहीं की जाती कि आप 4-5 जानवरों को पाल लिया आपने डेयरी फार्मिंग हुआ या नहीं। इसमें जानवर एनिमल्स की जो कैपेसिटी होती है वो भी ज्यादा होती है और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ये इसमें जो पैसा लगता है, कैपिटल लगता है, वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है डेयरी फार्मिंग हमारा। कैसे, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव हो गया। कैसे? जो एनिमल्स की सीड्स होती हैं, मतलब जो एनिमल्स को खिलाया जाता है वो भी बहुत महंगी आती है। उनको अच्छी, ये नहीं कि घटिया क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की उनको सीड्स खिलाई जाती हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर फूडर, और जो उनके फूडर होते हैं, ठीक है, उनके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ती है। फीडिंग एंड मीटिंग मशीन्स एड टू द कॉस्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग, और जो फीडिंग मतलब जो जानवरों को खाना खिलाया जाता है, ठीक है, फीडिंग, इनकी फीडिंग मशीन्स आती है। और जो दूध, ये तो है नहीं कि दूध अब भाई डेयरी फार्मिंग कर रखी है तो दूध हाथ से निकालेंगे। भाई बहुत सारे जानवर हो जाते हैं, हाथ से निकालना मुमकिन नहीं हो पाता, तो उनके लिए भाई अलग से मशीन लेके आनी पड़ती है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आती है। ठीक है, मिल्चिंग मशीन्स, ठीक है, दूध निकालने के लिए। और भाई हमारा जो डेयरी फार्मिंग में ये सब जो कॉस्ट लगती है, इसलिए जो डेयरी फार्मिंग हमारी कैपिटल इंटेंसिव होती है, क्योंकि इसमें लेबर और मशीन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेबर और मशीन इन दोनों तरीके की होती है। ठीक है, ये और हाईली कैपिटल इंटेंसिव होती है। और जो जानवर होते हैं उनको हर तरीके से ध्यान रखा जाता है, उनकी हेल्थ का, उनको क्या खिलाना है, किस तरीके का खिलाना है, सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है पूरी तरीके से। स्पेशल एम्फेसिस लेड ऑन कैटल ब्रीडिंग, और जो सबसे ज्यादा स्पेशल जो ध्यान रखा जाता है एनिमल्स की, जो कैटल्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग पर, उनकी हेल्थ पर, और जो उनकी वेटरनरी सर्विस होती है उनकी जो दवाइयाँ होती हैं, उनको कोई बीमारी, मतलब उनको कुछ बीमार हो जाए तो उनकी दवाइयों पर भी, उनकी हेल्थ के भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। हाईली लेबर इंटेंसिव, और जो हमारा डेयरी फार्मिंग वाली हमने बात की थी, ये होता तो दोनों तरीके से, लेबर भी और मशीनरी भी, पर ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव होता है हाईली फॉर फीडिंग एंड मिल्चिंग। ठीक है, जानवरों को खाना खिलाने के लिए, और उनकी जो मिल्चिंग होती है, उनका दूध निकालने के लिए भी। ये तो है कि दूध तो मशीनों से निकालना पड़ता है, पर भाई उनको लगाना भी तो पड़ता है ना। ठीक है, स्पेशल एम्फेसिस हो गया है हमारा फीडिंग। देयर इज नो ऑफ सीजन, और भाई जो डेयरी फार्मिंग होती है उसका कोई भी ऑफ सीजन नहीं होता है, ये सालों साल चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि भाई एक दो गाय या भैंस तो होती नहीं है कि वो एक टाइम पे दूध देना बंद कर देंगी। बहुत गाय होती है, इसका कोई ऑफ सीजन होता नहीं है। दूध भाई ऐसी चीज है जिसका ऑफ सीजन होता नहीं है। हर घर में जरूरत होती है दूध की, बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी। ठीक है, हर चीज दूध की जरूरत होती है सबको, दूध, दही, मक्खन। तो जो बड़े बड़े हमारे जो कंपनियां होती हैं वे डेयरी फार्मिंग कर लेती हैं, जैसे इंडिया के अंदर अमूल है, उन्होंने खोल रखा है अपना। ठीक है, तो भाई वे भी तो दूध ही बेचते हैं, तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड है वो एक तरीके से। मेनली प्रैक्टिसाइज नियर अर्बन एरिया एंड इंडस्ट्रीज, और जो हमारा डेयरी फार्मिंग है वो मेनली प्रैक्टिसाइज किया जाता है जो अर्बन एरियाज है, अर्बन एरियाज के पास में डेयरी फार्मिंग की जाती है, और जो इंडस्ट्रीज होती है उनके पास की जाती है, क्योंकि विच प्रोवाइड नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। क्योंकि इसलिए अर्बन एरियाज और जो इंडस्ट्रीज है उनके पास इसको इसलिए किया जाता है डेयरी फार्मिंग को, क्योंकि जो भाई इंडस्ट्रीज है और जो अर्बन एरियाज है वो मार्केट है जो
उसको पड़ोस में अवेलेबल हो जाती है इन प्रोडक्ट्स को बेचने के। जो फ्रेश मिल्क होता है भाई, जो मिल्क होता है, दूध होता है, दही होती है, ठीक है, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाते, 2 या 3 दिन होते, तो इनको अच्छे से पैक करके, ठीक है, एक टेम्परेचर पर सेट किया जाता है हर मशीनरी के हिसाब से कि इतने दिन तक चलेंगे, तो उनको मार्केट के पास रख किया जाता है कि ये 1-2 दिन के अंदर कंज्यूम कर ली जाए, ठीक है, फिर अगला प्रोडक्ट बनाया जाए, फिर दूध और प्रोडक्ट तैयार किए जाए। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा एरिया देखा जाता है इसके लिए जहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी डेवलपमेंट हो, ठीक है, रेफ्रिजरेशन, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी हो, मतलब जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रेफ्रिजरेशन किया जाए, उनको फिर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर सेट किया जाता है कि वो खराब ना हो। पेस्टोरेशन एंड अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेस, और जो अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस है कि उनको किस तरीके से पैक किया जाएगा, किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाएगा, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। इसलिए जो ये बहुत ज्यादा हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है, हाई टेक मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स, और जो ये प्रोसेसेस होते हैं रेफ्रिजरेशन, तो जो ड्यूरेशन होती है स्टोरेज की, जो वे प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं वो बढ़ जाती है थोड़ी, जो 1 या 1.5 दिन चलता था वो 2 या 3 दिन चल जाता है इसके उससे। मेन रीजन ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, ठीक है, जो मेन एरियाज हैं कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के, वे कौन कौन से जहाँ पर कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की जाती है। जो सबसे बड़ा एरिया है, जो जहाँ पर सबसे ज्यादा डेयरी फार्मिंग की जाती है, वो है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे सबसे बड़ा इलाका है जहाँ पर हमारी डेयरी फार्मिंग की जाती है सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर हमारा कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर आता है हमारा साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई। इंडिया के अंदर भी की जाती है, पर इंडिया के अंदर जब व्हाइट रेवोल्यूशन हुई थी तो उसके बाद अमूल आया था, ठीक है, सबको पता है। जब व्हाइट रेवोल्यूशन को मिल्क रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है भाई। हमारा डेयरी फार्मिंग हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं हम मेडिटेरियन सी पर, ठीक है, मतलब अब जो ऐसी जो मेडिटेरियन सी के आसपास का इलाका है वहां कौन क्या किया जाता है, ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। जो मेडिटेरियन सी है ना उसके पास जो हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है, और होता है वो मेडिटेरियन सी के पास, मतलब जो आपके ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, ग्रेप्स होता है, जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जिनसे वाइन बनाई जाती है, उनके बारे में बात करेंगे हम। हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है पैसा कमाने का सबसे अच्छा, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। प्रैक्टिसाइज मेडिटेरियन सी, और इसको जो हमारा ये एग्रीकल्चर है ये वाला, इसको मेडिटेरियन सी के पास आसपास के इलाकों में कंट्रीज में प्रैक्टिसाइज किया जाता है। जैसे कंट्रीज हो गई हमारी साउथ चिली, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड कैलिफोर्निया जैसी कंट्रीज में इनको प्रैक्टिसाइज किया जाता है। इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ कैटरस फ्रूट, और जो इम्पोर्टेंट सप्लायर्स होते हैं ये जो हमारा कैटरस फ्रूट होता है जैसे ग्रेप्स, ठीक है। अब आता है हमारा विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है? विटिकल्चर भाई हमारा वो होता है, जैसे विटिकल्चर एक तरीके की फार्मिंग एग्रीकल्चर ही होता है, पर उसमें भाई हमारे ग्रेप्स आ गए जिससे वाइन बनाई जाती है, ठीक है, ग्रेप्स हो गए, अलग फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, उनके लिए किया जाता है। तो जो विटिकल्चर है वो ग्रेप्स, उसको ग्रेप्स कल्टीवेशन भी बोला जाता कह सकते हैं आप, और उसको स्पेशली मेडिटेरियन रीजन में किया जाता है, ठीक है। जो ग्रेप्स कल्टीवेशन है मतलब अंगूर की खेती है वो मेडिटेरियन रीजन्स होता है, जो मेडिटेरियन सी के आसपास की कंट्रीज होती है उन रीजन में ग्रेप्स की एग्रीकल्चर की जाती है। बेस्ट क्वालिटी वाइन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है भाई। जो बेस्ट क्वालिटी की वाइन है उसको प्रोड्यूस किया जाता है जो हाई क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं उनसे, जो मेडिटेरियन सी की कंट्रीज में उगाए जाते हैं ग्रेप्स, उनकी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है ग्रेप्स से, उनसे एक हाई बेस्ट क्वालिटी की वाइन बनाई जाती है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। लो क्वालिटी ग्रेप्स आर यूज्ड फॉर रैशिन एंड करंट्स, जो हमारे और जो बाकी के जो गले सड़े अंगूर बच जाते हैं, लो क्वालिटी के जो ग्रेप्स बच जाते हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जाता है राशिन एंड करंट्स में। मतलब सिंपल से बात है भाई, किशमिश जो बनती है इनको, ठीक है, उससे जो बाकी के जो लो क्वालिटी ग्रेप्स बच जाते हैं सड़े गले, ठीक है, उनसे किशमिश बनाई जाती है। ओलाइस एंड फिग्स आर आल्सो ग्रोन, और जो ओलाइस और फिग्स है उसको भी आल्सो उगाया जाता है, उसको भी उगाया जाता है। और हमारा ओलाइस उसको मैं क्या बोलते हैं यार, अंशूर या जिंजर कुछ ऐसा ही बोलते हैं उसको, ठीक है। मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स सच एज, जो मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स है जैसे सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल इन
विंटर व्हेन देयर इज ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिका मार्केट। ठीक है, जो वैल्यूएबल क्रॉप्स होती है हमारी, जैसे फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है जो यूरोप की कंट्रीज होती है और जो नॉर्थ अमेरिका होता है वहाँ पर, क्योंकि भाई जब ठंड आ जाती है तो जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहाँ पर भाई जो लोग होते हैं ना वो वाइन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे ठंड इतना ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई लो होता है, तो इसीलिए भाई उनको वाइन पीनी पड़ती है अपने शरीर को गर्म रखने के लिए। ठीक है, तो भाई ठंड के समय में जो वाइन की प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। भाई हमारा मेडिटेरियन सी भी हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं हम मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। मतलब मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर क्या होता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। स्पेशलाइज इन हाई वैल्यू क्रॉप सच एज वेजिटेबल, फ्रूट एंड फ्लावर फॉर द अर्बन मार्केट। जो हमारा मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर होता है वो स्पेशलाइज होता है में जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती है हमारे, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए और जो हमारे फ्लावर्स हो गए फॉर द अर्बन मार्केट, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होता है। क्योंकि जो ये फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इन चीज़ों की अर्बन मार्केट में। फार्म्स आर स्मॉल लोकेटेड नियर बाय अर्बन एरिया। जो फार्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं पर और अर्बन एरियाज के पास में लोकेटेड होते हैं फॉर गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक। और ये अच्छे जो उनको एक अच्छा सा ट्रांसपोर्टेशन लिंक मिल जाए, मतलब अच्छे ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, इसलिए अर्बन एरियाज के पास होते हैं। ठीक है, हाई इनकम कंज्यूमर लोकेटेड। और ये जो इनको लगाया जाता है ना, ठीक है, गार्डनिंग मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर के जो एग्रीकल्चर है इनको ऐसे जगह लगाया जाता है जहाँ पर हाई जो जिन लोगों की हाई इनकम वाले कंज्यूमर जहाँ इस एरिया में मिलेंगे ना, इनको वहाँ बेचा जाता है, उस मार्केट में बेचा जाता है कि इनकी जो उनको वैल्यू भी अच्छी मिले। ठीक है, बोथ लेबर एंड कैपिटल इंसेंटिव। और जो हमारा मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर है ये दोनों लेबर भी और कैपिटल भी, ठीक है, लेबर भी और कैपिटल दोनों ही, लेबर और कैपिटल इंटेंसिव है, बोथ है, दोनों ही है ये। ठीक है, इसमें लेबर का भी इस्तेमाल किया जाता है और पैसा भी लगता है इसके अंदर। ठीक है, मतलब सॉरी पैसा नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको, मशीन्स, लेबर और कैपिटल इंटेंसिव होता है ये। यूज ऑफ इरिगेशन, और इसके अंदर और पैसा भी ज्यादा लगाया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव तो होता ही है, लेबर का भी इस्तेमाल किया जाता है। यूज ऑफ इरिगेशन, और जो सिंचाई है हमारी उसका भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, HIV सीड्स, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इंडिया के अंदर जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी उस टाइम स्टार्ट की गई थी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीन हाउसेज का इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल हीटिंग इन कूलर रीजन्स। और आर्टिफिशियल हीटिंग की जाती है, मतलब जो आर्टिफिशियल हीटिंग की जाती है, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे आर्टिफिशियल गर्मी बनाई जाती है, मतलब गर्म किया जाता है आर्टिफिशियली उनको कि गर्मी आ चुकी है, ऐसा मौसम बनाया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। वेल डेवलप्ड इज डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट। और जो ये एरिया होता है वेल डेवलप्ड होता है और बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, ये इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट होती है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होती है। और जो ये एरिया है हमारा नॉर्थ वेस्ट यूरोप का, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये एरिया होते हैं हमारे ये। और भाई जो है हमारे लगते इसमें HIV सीड्स लगती है, फर्टिलाइजर्स लगते हैं, इंसेक्टिसाइड लगते हैं, ग्रीन हाउस और आर्टिफिशियल हीटिंग करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, इसलिए जो इनकी वैल्यू होती है इन प्रोडक्ट्स की वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होती है अर्बन मार्केट में। जो कंट्रीज है हमारी नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, ठीक है, इनमें। और जो नीदरलैंड है इज फेमस फॉर ग्रोइंग टूलिप फ्लावर। जो हमारा नीदरलैंड है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका कि नीदरलैंड फेमस किस चीज के लिए है, टूलिप फ्लावर के लिए, ठीक है। The region where vegetable is grown known as ट्रक फार्मिंग। और आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में कि वो कौन सा या ट्रक फार्मिंग किसे कहा जाता है, ठीक है, या जो रीजन होता है जब वेजिटेबल उगाई जाती है उसको क्या कहा जाता है। द रीजन वेयर वेजिटेबल इज ग्रोन, ठीक है, वो ऐसा इलाका जहाँ पर सब्जियां उगाई जाती है, वेजिटेबल उगाई जाती है, उसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। तो सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है भाई। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया ये भी आपका एक। भाई अब हमारा मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर भी होता है कंप्लीट। अब आता है हमारा अगला पॉइंट है कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग। हम, ठीक है, अब पहले हम पढ़ते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग होती क्या है। कोऑपरेटिव से भाई आप समझ ही गए हो, कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन करना, कोऑपरेट करना।
ग्रुप ऑफ फार्मर्स फ्रॉम सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, एक ग्रुप होता है फार्मर्स का एक सोसाइटी से, जो एक साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, एक साथ ही काम करते हैं कोऑपरेट करके। पूल देयर रिसोर्सेज टू गेट मोर प्रॉफिट, और जो अपने रिसोर्सेज है उनको पूल करते हैं बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल फार्म रिमेन इंटैक्ट, जो इंडिविजुअल अकेले फार्म होते हैं अलग अलग, मतलब एक इंडिविजुअल फार्म होगा तो वो इंटैक्ट होगा, अलग होगा और पैसे भी कम कमाएगा। फार्मिंग इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव, और जो फार्मिंग होता है वो एक मैटर, एक ऐसा तरीका होता है जो कोऑपरेशन के बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई, ठीक है। सोसाइटीज हेल्प फार्मर इन गेटिंग एग्रीकल्चर इन इनपुट, सेल द प्रोडक्ट एट द मोस्ट वेल्युएबल टर्म्स। जो हमारी सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, वो हेल्प करती है फार्मर्स को, मतलब जो कोऑपरेटिव फार्मिंग की जो सोसाइटीज होती हैं, जो लोग होते हैं, हेल्प सोसाइटीज हेल्प करती हैं फार्मर्स को गेटिंग एग्रीकल्चर इनपुट, जो एग्रीकल्चर इनपुट्स होते हैं उनको लाने में, ठीक है, और उनको सेल द प्रोडक्ट एट द मोस्ट वेल्युएबल, और उनको हेल्प करती है कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने जिनको उगाया है, जिनकी उन्होंने कल्टीवेशन की है, उनको वो मार्केट में एक फेवरेबल टर्म्स पर बेच सके, अच्छे दामों पर बेच सके, ठीक है। हेल्प इन प्रोसेसिंग प्रोडक्ट एट चीपर रेट, और हेल्प करती है जो प्रोडक्ट होता है उसको बनाने में चीपर रेट्स पे, कम से कम दामों में बनाया जाए, उसमें हेल्प करती है सोसाइटीज, और हाई रेट्स में बेचा जाए, प्रॉफिट कमाया जाए, इसमें भी हेल्प करती है उनको। प्रैक्टिसाइज इन डेनमार्क, और जो हमारे कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है इसको डेनमार्क में प्रैक्टिसाइज किया जाता है, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, स्वीडन में और इटली में, ठीक है भाई। हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग भी हो जाता है कंप्लीट। कोऑपरेटिव फार्मिंग का सिंपल सा मतलब है फार्मर्स को कोऑपरेशन, एक साथ कोऑपरेट करना हो, कब कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को इनपुट से लेकर, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी हर चीज में कोऑपरेशन होता है इसमें। अब आता है भाई कलेक्टिव फार्मिंग। भाई कलेक्टिव फार्मिंग से आप समझ ही गए होंगे, कृषि को एक साथ इकट्ठा होकर करना, ठीक है, कलेक्टिव फार्मिंग। भाई जो कलेक्टिव फार्मिंग का जो कंसेप्ट है ना, ये हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स सॉरी यूएसएसआर ने इंट्रोड्यूस कराया था इसको, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक, जिसे हम सोवियत यूनियन भी बोलते थे पहले। ये जो यूएसएसआर था, इसमें ये बहुत बड़ा इलाका है, इसमें 15 कंट्रीज आती थी। आपका आता जो ईस्टर्न यूरोप है इसके अंदर शामिल था यूएसएसआर के साथ में, जब हमारी कोल्ड वॉर चल रही थी। आपने अगर पॉलिटिकल साइंस ले रखी हुई तो आपने भाई पढ़ा होगा यूएसएसआर के बारे में, ठीक है। नहीं ले रखी तो भाई कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो भाई इसको जो कलेक्टिव फार्मिंग का कंसेप्ट है, ये सोवियत यूएसएसआर की गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस कराया था। जो मतलब जो फार्मर्स होते थे उनके पास जो जमीन रहती थी उनको गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था, उनको बड़े बड़े फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल था ना, बेसिक प्रिंसिपल था कलेक्टिव फार्मिंग का, वो था कि सोशल ओनरशिप फॉर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सोशल ओनरशिप रखना था, प्रोडक्शन बढ़ाना था। मतलब जो कलेक्टिव फार्मिंग का एजेंडा जो गवर्नमेंट लाई थी, वो इसलिए लाई थी कि जो सरकार है वो जो फसलें हैं एग्रीकल्चर, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती थी, ठीक है। और जो लोग हैं सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहती थी उनको, कि कंट्रीज के और कंट्री के अंदर उन्होंने जो प्रोडक्शन है उसको भी बहुत हद से बढ़ाना, क्योंकि भाई जो छोटे फार्म्स होते हैं उनमें हम सबको पता है जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, क्योंकि जो कोने होते हैं वे टेढ़े मेढ़े होने के कारण प्रोडक्शन वहाँ पर कम होता है, ठीक है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी भी लो होती है। पर जो गवर्नमेंट थी यूएसएसआर की, उन्होंने पूरे बड़े बड़े फार्म्स बना दिए थे, यार्ड बना दिए थे, और लोगों को उनमें काम करने के लिए छोड़ दिया था उन्हीं की जमीन पर। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएसएसआर, ठीक है भाई। आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, कलेक्टिव फार्मिंग को किसने इंट्रोड्यूस कराया था? यूएसएसआर ने, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने, जिसको सोवियत यूनियन भी कहा जाता है। फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइवस्टॉक एंड लेबर। जो फार्मर्स होते हैं पूल देयर रिसोर्सेज, ठीक है, एक साथ इकट्ठा करके जो लैंड होते हैं, लाइवस्टॉक और लेबर एक साथ काम करते हैं। अ स्मॉल लैंड अलाउड टू रिटेन ऑफ देयर आउन टू ग्रो देयर आउन क्रॉप्स, ठीक है। जो गवर्नमेंट थी उसने यूएसएसआर उसने जमीन को अपने अंडर में, लोगों की जमीन अपने अंडर में ली थी। ये नहीं कि सारे ले ली थी, उनको भी कुछ थोड़ी थोड़ी जमीन दे दी थी कि आप अपने लिए भी फसल उगाना चाहते हो तो उगा सकते हो, अगर आप रखना चाहते हो जमीन। पर जो ज्यादा जमीन थी वो सरकार ने अपने अंडर में ले ली थी, आउन क्रॉप्स। और जो स्मॉल लैंड अलाउड कर दी गई थी फॉर देयर खुद की फसल, जमीन पर फसल उगाने के लिए। ईयरली, और जो गवर्नमेंट थी उसने ईयरली टारगेट फिक्स कर दिए थे कि आपको पूरे साल के अंदर हमें इतना टन प्रोडक्शन करके देना है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट की उसने जो प्रोडक्शन थी, फसलें थी, उनके भी दाम, जो प्राइसेस थे वो फिक्स कर रखे थे कि आपको इतना प्राइस मिलेगा, इतने, ठीक है, इतने टन पर आपको इतने प्राइस मिलेंगे।
और जो प्रोडक्शन अगर वो ज़्यादा भी हो जाती है तो जो गवर्नमेंट थी वो उस प्रोडक्शन को, ठीक है, उसको जो फार्मर्स है उनके बीच में बांट देती थी, ठीक है, इक्वली। गवर्नमेंट फिक्स द प्रोडक्ट रेट्स, तो गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स के रेट भी फिक्स करती थी। एक्सेस प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द फार्मर्स, और जो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता था, एग्रीकल्चर ज़्यादा हो जाता था, ठीक है, प्रोडक्ट भी बढ़ जाती थी, तो उसको फार्मर्स के बीच में ही बांट दिया जाता था। द फार्मर पे टैक्स फॉर देयर ओन लैंड, और जो किसान थे वो खुद की ज़मीन के लिए ही मतलब टैक्स देते थे, खुद की ज़मीन के ही लिए वहाँ पे काम करने का, ठीक है, और वो खुद ही काम करते थे अपनी ज़मीन पर। और इसको भाई याद रख लो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि किसने कलेक्टिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस कराया था, यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने, ठीक है। अब भाई हमारे कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग दोनों कंप्लीट होते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बनता है इस चैप्टर का माइनिंग, खनन। भाई हम सब जानते हैं माइनिंग होता क्या है। माइनिंग, भाई माइनिंग से हम मिनरल्स को निकालते हैं, अर्थ के अंदर से मिनरल्स निकालते हैं, उसको माइनिंग बोला जाता है। मिनरल्स हमारे मिनरल्स हमारे जैसे हो गए कॉपर, ब्रोंज, आयरन, गोल्ड, ठीक है, ये हमारे मिनरल्स होते हैं, कोल और कोयला, ठीक है, ये मिनरल्स इनको जमीन से निकाला जाता है खोद कर। माइनिंग भाई 2 टाइप्स की होती है, अंडरग्राउंड और सरफेस माइनिंग, ठीक है। सरफेस माइनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, पर अंडरग्राउंड माइनिंग जो होती है वो रिस्की होती है। पहले हम माइनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेजेस क्या है माइनिंग की? हमारी माइनिंग की स्टेज है कॉपर एज, ब्रोंज एज, आयरन एज, ठीक है। हमारी माइनिंग की स्टेज 3 स्टेज है, कॉपर, ब्रोंज, आयरन। मिनरल्स यूज फॉर मेकिंग टूल्स, और जो मिनरल्स निकाले जाते हैं माइनिंग के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए और इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। एक्चुअल डेवलपमेंट जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुई थी औद्योगिक पर, ठीक है। मतलब माइनिंग की जो एक्चुअल डेवलपमेंट है, ठीक है, वो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, उसके बाद जो माइनिंग है उसको एक्चुअल विकास होना स्टार्ट हुआ था, उसका एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो माइनिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। माइनिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला हमारा फिजिकल फैक्टर। माइनिंग एक्टिविटी को फिजिकल फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए माइनिंग करते समय? हमें जो फिजिकल फैक्टर में हमें साइज का ध्यान रखना चाहिए कि जो एरिया उसका साइज क्या है, और हम किस ग्रेड के मिनरल की खोज कर रहे हैं, और हम किस मिनरल, सबसे ज्यादा जरूरी बात, हम किस मिनरल की खुदाई करें। हमें जो नीचे मिनरल है हमें पता होना चाहिए हम किस चीज की खुदाई करें, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। कई बार हम सोच रहे हो कि हमें ये मिल जाएगा, मिल और कुछ जाए, ठीक है, गैस वैस भी निकल जाती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा, ठीक है, कई जगह गैस भी होती है, ऑयल्स भी होते हैं, तो हर जगह पूरी तरीके पता लगाना पड़ता है कि नीचे है क्या। अकरेंस ऑफ मिनरल्स, मतलब नीचे जमीन के अंदर कौन सा मिनरल्स उपलब्ध है, ठीक है, उसके बारे में भी डिटेल होनी चाहिए। अब आता है हमारा दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर अब हमारा हो गया, अब आता है इकोनॉमिक फैक्टर। क्या ध्यान रखना है कि जो मिनरल है उसकी डिमांड कितनी है, टेक्नोलॉजी का कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, कितना खर्चा लगेगा, कितना हमें लेबर चाहिए और क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगा, ठीक है। हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि लेबर कहाँ से आएंगे, कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आराम से प्रोवाइड हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ठीक है। भाई माइनिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है, सरफेस माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग। हम सरफेस माइनिंग भाई हम सबको पता है, मतलब कुछ ऐसे इलाके होते हैं सरफेस माइनिंग में, मतलब जो इलाका होता है मतलब उससे ज़्यादा नीचे मिनरल्स नहीं पाए जाते, थोड़ी दूर खोदने से मिनरल्स मिल जाते हैं, उसको सरफेस माइनिंग बोला जाता है, ठीक है। और कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो बहुत नीचे, ठीक है, वर्टिकली खोदना पड़ता है, ठीक है, जब मिनरल्स को निकाला जाता है मशीन की हेल्प से, ठीक है। और जो सरफेस माइनिंग होती है उसमें हमें मशीन्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और जो सरफेस माइनिंग होता है हमारा ईजीएस्ट और सबसे आसान और चीपेस्ट माइनिंग होती है हमारी सरफेस माइनिंग, क्योंकि भाई ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ऐसे ही खोदा और मिनरल्स को निकाल लिया जाता है, ठीक है। और सबसे इसमें खर्चा भी कम लगता है हमारा। अकर क्लोज टू द सरफेस, और जो हमारी सरफेस होती है जमीन होती है उसके पास में ही पाया जाता है, ज़्यादा नीचे नहीं मिलता है, ठीक है। लो सेफ्टी प्रिकॉशंस, और जो सरफेस माइनिंग होती है हमारी, इसमें जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, प्रिकॉशंस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कम ध्यान रखा जाता है, ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। लार्ज एंड क्विक आउटपुट, और इसके सरफेस माइनिंग से हमें बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में और जल्दी ही आउटपुट मिल जाता है हमारा, ठीक है। अब भाई हमारा आता है अंडरग्राउंड माइनिंग, वर्टिकल शाफ्ट टू बी शंक। जो हमें माइनिंग अंडरग्राउंड हम माइनिंग करेंगे तो हमें वर्टिकली शाफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अंदर गहराई तक खोदना पड़ेगा, मशीन्स की हेल्प से, बड़ी बड़ी मशीनों की, ठीक है।
मिनरल्स आर एक्सर्टेड एंड सेंट टू द सरफेस, ठीक है। और जो मिनरल्स हैं उनको निकालना पड़ेगा जमीन के अंदर से और उन्हें ऊपर लेके जाना पड़ेगा सरफेस पर, ठीक है। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, और इसमें जो हमारी अंडरग्राउंड माइनिंग होती है इसमें हमें जो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, लिफ्ट की जरूरत पड़ती है, हेलर्स की, जो व्हीकल्स होते हैं मतलब जो माइनिंग के कि जो हमें केविंग मतलब जो बना देते हैं नीचे इलाका कि हम यहाँ से माइनिंग करेंगे वहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी लगाना पड़ता है, पटरी बिछानी पड़ती है रेल की तरह, वहाँ पे छोटे छोटे डब्बे बनाए जाते हैं कि वहाँ पे जिन सामान जो माइनिंग वो ऊपर लेके जाएगी, या लिफ्ट लगाई जाती हैं, और प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम बनाया जाता है क्योंकि भाई जमीन के अंदर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हमें प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम को भी सेट किया जाता है। दिस मेथड इज रिस्की, जो ये अंडरग्राउंड माइनिंग होती है वाला जो मेथड होता है बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि भाई इसके पॉइजनस जो गैसेस होते हैं, कई बार जो जहरीली गैसें हैं वो भी उनका भी खतरा होता है, आग भी लग जाती है, कई बार बाढ़ भी आ जाती है, ठीक है। बाढ़ भी आ जाती है, और केविंग और जो गुफाएं होती हैं भी उनके गिरने का भी खतरा रहता है, ठीक है। भूकंप आ जाए तो एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, ठीक है। इट रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट, और जो हमारी अंडरग्राउंड माइनिंग है उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, जो पैसा लगता है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लार्ज पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि भाई इसमें बड़ी बड़ी मशीन्स, लिफ्ट्स, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। वेंटिलेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसे लगाए जाते हैं, पर भाई जो प्रॉफिट होता है वो भी उससे भी ज्यादा होता है, पर भाई लाइफ को बहुत ज्यादा रिस्क रहता है जो लोग इसके अंदर काम करते हैं उनकी। डेवलप्ड कंट्रीज आर शोइंग लेस इंटरेस्ट, बट जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है, जो कंट्रीज डेवलप्ड है, विकसित है, वो इस माइनिंग के अंदर अपना इंटरेस्ट है, जो रुचि है वो कम दिखाती है, पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपनी इसके अंदर रुचि ज्यादा दिखाती है, क्योंकि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है और उनको लेबर है जो, ठीक है, वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। लेबर जो लार्ज लेबर मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो लेबर है वो आसानी से उनको अवेलेबल हो जाते हैं। भाई हमारा माइनिंग वाला भी टॉपिक खत्म होता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर भाई आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं, और इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और भाई हमने पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस भी बना रखे हैं, ठीक है। मैं उसका चैनल का लिंक डाल दूंगा साथ में, और वीडियो के लिंक, पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस के भी लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। और भाई नोट्स हैं जो हमारे टेलीग्राम पर डाल रखे हैं हमने, आपको टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करने होंगे, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भाई इंस्टाग्राम पर भी नोट्स अपलोड है, आप वहां जाकर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर वहां जाकर चेक कर सकते हैं, नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भाई।